एवरीवन एंड वेलकम टू द सेकंड लास्ट लेक्चर। वैसे तो लास्ट होना चाहिए था बट कल जो ट्रिपल आर डाला था मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट 2 था वो किसी कारणवश उसमें वॉइस नहीं आई और ये तीसरी बार ऐसा हुआ था कि वॉइस नहीं आई थी। होपफुली इसमें वॉइस आ जाएगी, नहीं तो फिर ये आपका लास्ट होगा, वो मुझे पहले रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब पता नहीं क्या इशू है, माइक तो ऑन रहता है लेकिन पता नहीं जो भी इशू हो। लेकिन इस वीडियो में हम ट्रिपल आर कर रहे होंगे, एनवायरमेंट इकोलॉजी का। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन इससे भी पूछ लेता है। काफ़ी लोग इसको एकदम इग्नोर मार देते हैं, पढ़ते ही नहीं है, लेकिन ये एकदम बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिसेंट के अगर एग्जाम्स देखें तो क्वेश्चन इस पे बने हैं, ठीक है। एंड बिफोर स्टार्टिंग एक चीज़ ये है कि एक तो ट्रिपल आर का एक तो मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर पेंडिंग है। नेट्टो वाला मैंने सारी ट्रिक को समराइज़ करते हुए वीडियो अपलोड कर दिया है, सब कुछ उसमें बता दिया ट्रांसपेरेंटली कि भाई ट्रिक आपको यूज़ करनी है नहीं करनी है, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से डिलीवर कर दिया, वो आपके ऊपर है कि यूज़ करनी है नहीं करनी। हो सकता है कि मल्टीपल ट्रिक्स मल्टीपल क्वेश्चन बन जाए, हो सकता है एक भी क्वेश्चन ना बने, वो तो किसी को खैर कुछ नहीं पता है, ठीक है। और एक वीडियो और मैं दूंगा जो कि होगा माय फाइनल वर्ड्स टू ऑल स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, है ना। कोशिश करूँगा कि आज ही उसको भी अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो प्लीज़ उसको ज़रूर पूरा देखिएगा, ठीक है, और इसको भी पूरा देखिएगा। आई एम सेइंग दिस फॉर अ रीज़न, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये बायोटिक और ये बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं। तो बायोटिक वो होते हैं जो लिविंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मछली है, ये चिड़िया है, ये पेड़ पौधे हैं, ठीक है, केकड़ा है, ये सब बायोटिक फैक्टर होंगे। ए बायोटिक में आपका जो पानी है, चट्टान है, मिट्टी है, सन है, ये सब नॉन लिविंग है, तो ए बायोटिक में आएंगे, ठीक है। ये इकोलॉजी टर्म की अगर बात करेंगे तो किसने दिया था सबसे पहले, ये अर्नस्ट हैकेल ने दिया था 1866 में, ठीक है। यूकोलॉजी ये टर्म से ग्रीक टर्म से डिराइव्ड है। यूकोलॉजी इसका मतलब जानने की ज़रूरत नहीं, बस इकोलॉजी किसने दिया और किस वर्ड से डिराइव्ड है ये। इंडिया में फादर ऑफ इंडिया मतलब फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी बोलते हैं रामदेव मिश्रा को, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी बोलते हैं ईपी ओडम। ये दो फैक्ट अच्छे से याद करिएगा, ये और ये। इकोसिस्टम ये वर्ड आर्थर टांसले ने दिया था, कब दिया था ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे ये 1866 में, ये 1935 में। अब हम पढ़ते हैं फूड चेन क्या होती है। तो आपको ये फूड चेन बचपन में पड़ी हुई घास है, घास को ये ग्रास हॉपर खाता है, इसको फ्रॉग मेढक खाता है, इसको स्नेक और इसको ईगल, ठीक है। तो ये पूरा फूड चेन है। अब इतना लीनियर फैशन में तो चलता नहीं है फूड चेन, ऐसा तो है नहीं घास रिजर्व कर रखा है ग्रास हॉपर ने, घास इसके अलावा कोई खाएगा ही नहीं। भाई बकरी है, गाय है, वो सब भी तो खाएंगे, या ग्रास हॉपर को सिर्फ फ्रॉग ही खाएगा और कोई खाएगा नहीं इसको, इन्होंने ही रिजर्व कर रखा है। तो ऐसे पूरा ये जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं फूड वेब, ये बन जाता है फूड वेब। और इसी से हमारा निकल के आता है ट्रॉफिक लेवल। द ट्रॉफिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज दी पोजीशन इट ऑक्यूपाइज ऑन फूड वेब। फूड वेब क्या होता है, कौन सी पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। देखो पहला ट्रॉफिक लेवल, ये पिरामिड बनाते हैं, क्या होता है पिरामिड अभी देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, प्राइमरी लेवल, ठीक है। आपका ये मतलब समझाता हूँ मैं आपको। देखो सबसे पहले तो एकदम बॉटम ऑफ पिरामिड में आते हैं प्रोड्यूसर्स, जिनको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। अब ऑटोट्रॉफ, अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है ज़मीन में जो हमारे ज़मीनी इकोसिस्टम की, और एक हो गया एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब हो गया पानी वाला। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो हमारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वो आपके क्या होंगे, ऑटोट्रॉफ होंगे, अपना खाना खुद से बनाते हैं। इतना तो यार पता ही होगा, अभी मैं देने जा रहा हूँ कि भाई खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से पूरा प्रोसेस वगैरह, है ना। कमेंट करके अच्छा बताओ कौन सा फोटोसिंथेसिस में लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है, कौन सी। एक्वेटिक इकोसिस्टम की अगर बात करेंगे तो इसमें हमारे फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, ये समुद्र के ऑटोट्रॉफ होते हैं, खाना खुद से बनाते हैं। इन पे कौन डिसाइड करता है, जू प्लैंक्टन फीड करते हैं, जो फ्रीली लिविंग बॉटम ड्वेलिंग, ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, जू प्लैंक्टन। इनमें फीड करती हैं स्मॉल फिशेस, इनमें फीड करती हैं बिग फिशेस। तो इस तरह से पूरा वहाँ पर फूड चेन चलता है, ठीक है। तो पहले ट्रॉफिक लेवल में आएंगे प्रोड्यूसर, दूसरे लेवल पे ट्रॉफिक लेवल पे आएंगे प्राइमरी कंज्यूमर, जो इनको कंज्यूम करेंगे, फिर जो इनको कंज्यूम करेंगे वो सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर जो इनको कंज्यूम करेंगे वो टर्शियरी कंज्यूमर होंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पूछ ले गाय को किस में रखोगे, तो गाय प्राइमरी कंज्यूमर में आएगी, बिकॉज डायरेक्टली वो खाती है क्या, जो पेड़ पौधे होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मरे हुए चीज़ों को जो गाय खाती है, तो गाय को आप प्राइमरी कंज्यूमर में रखोगे, ठीक है। क्लियर नहीं, हर भी वर्ड्स आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स में ही आएंगे। अब ये पिरामिड क्या होता है, तो एक्चुअल में पिरामिड होता है 3 चीज़ों का, एनर्जी, बायोमास, नंबर वाला समझाते हैं। जैसे आपको पता है कि घास ज़्यादा होगी कि टिड्डे ज़्यादा होंगे, टिड्डे ज़्यादा होंगे कि मेढक ज़्यादा होंगे, मेढक ज़्यादा होंगे कि सांप ज़्यादा होंगे, सांप ज़्यादा होंगे कि ये सब चीता और ये सब शेर हैं ये ज़्यादा होंगे। तो ऑब्वियस ये बात है कि ये सबसे ज़्यादा, देन ये थोड़े से कम, ये और थोड़े से कम, ये उससे कम और ये उससे कम हमें देखने को मिलते हैं। तो यानी कि नंबर घटता जा रहा है, तो वही है, इसको हम बोलते हैं
पिरामिड, ये अपराइट हो गया। अगर ऐसा पिरामिड बन जाएगा तो उसको इन्वर्टेड बोलते हैं। वो किस केस से बनता है भी देखेंगे। तो पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ जो एनर्जी है वो ध्यान रखना लिंडेमैन ने दिया था, कुछ और मस्त प्रोनाउंस करना इसको, लिंडेमैन है ये। और नंबर और बायोमास वाला किसने दिया था? चार्ल्स एल्टन ने। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करें एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, तो ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पिरामिड है तीनों चीज़ों का, ठीक है, और अपराइट बनता है। लेकिन अगर हम पिरामिड ऑफ बायोमास पे जाएं एक्वेटिक इकोसिस्टम में, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होता है ना, फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास का मतलब होता है वेट। बायोमास क्या चीज़ होती है? बायोमास ये पेड़ पौधे जितने भी हैं सब लोग, ये जब ये इन्हें मर जाएंगे, ठीक है, हम इंसान भी, तो हम एक तरह से बायोमास हैं, ठीक है। तो वो बायोमास भी इस तरह से, इसका ज़्यादा होगा, इसका कम, इसका कम, इसका कम, इस तरह से। लेकिन एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, दैट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। ये कभी इन्वर्टेड नहीं बन सकता है, उल्टा नहीं बन सकता है। मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, बस इतना ध्यान रखना कि पिरामिड ऑफ एनर्जी कभी भी इन्वर्टेड यानी उल्टा नहीं बन सकता है। ऐसा नहीं बन सकता एनर्जी का, बायोमास और नंबर का बन सकते हैं, ठीक है, जैसे कि एक एक्वेटिक इकोसिस्टम में होता है। अब ये प्राइमरी, ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर इज नॉट ऑलवेज अपराइट, एनर्जी का हमेशा अपराइट होता है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? एनर्जी फिक्स्ड बाय प्रोड्यूसर्स। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? तो जो भी हमारे ऑटोट्रॉफ हैं, सनलाइट को ट्रैप कर रहे हैं। अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं सिर्फ 1% ऑफ सनलाइट को ही ट्रैप कर पाते हैं। जितने भी टेरेस्ट्रियल पेड़ पौधे हैं वो सिर्फ 1% ऑफ सनलाइट को ही ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना पाते हैं। और ये जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है, बायोमास समझा दिया, नंबर समझा दिया, एनर्जी का मतलब है कि एनर्जी नीचे से ऊपर जाने में हर ट्रॉफिक लेवल में बढ़ते रहोगे तो एनर्जी घटेगी। कितनी घटती है? तो मैक्सिमम 10% एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, इससे ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं होता है एनर्जी का। मैक्सिमम 10%, यानी कि 10% या फिर उससे नीचे, यानी कि 90% और मोर इज लॉस्ट एट ईच ट्रॉफिक लेवल। इज दैट क्लियर? ये हो गया हमारे कौन, ये हो गया प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, इस तरह से चलता रहता है, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है कि जितना कितना सनलाइट का फिक्सेशन करके वो बायोमास क्रिएट हुआ है, ठीक। और इसको प्रोड्यूस करते वक्त, खाना प्रोड्यूस करते वक्त जितनी भी एनर्जी लगी होगी उसको आप घटा देंगे तो वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट का मतलब ही होता है कि आपने कोई चीज़ घटाया है। जैसे कि जब हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं एनडीपी की, तो इसका मतलब होता है जीडीपी में आपने डेप्रिसिएशन घटा दिया है। जब हम एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं, मतलब ये है कि आपने जीएनपी में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन घटा दिया है, फिर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो ये लिंडेमैन वाला मैंने आपको बता दिया। रेमंड लिंडेमैन ने पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में बताया था। पिरामिड ऑफ एनर्जी 10% ही मैक्सिमम ट्रांसफ़र होता है, बाकी लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक ऐसे ही रैंडम दिमाग में है तो बता रहा हूँ कि जो एल्गे है, चलो छोड़ो उसको, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। यहाँ पर आ जाते हैं एक्वेटिक, मैंने आपको समझा दिया ना, फाइटोप्लैंक्टन है ये। देन जू प्लैंक्टन है जो कि फ्रीली लिविंग एंड बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स है, स्मॉल फिशेस बिग फिशेस इसमें फीड करती हैं, ठीक है। और इसमें हमारा मेनली एल्गे आता है, और ये डायटम वगैरह एल्गे के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और बस आगे बढ़ते हैं, सब तो हम देख चुके हैं। अब ये डेट्रिटस फूड चेन क्या होती है, एक बार तो ऐसे ही नहीं पूछ रहा था, डीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो डेट्रिटस फूड चेन इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, जो भी चीज़ें हमारी डेड हो जाती हैं, चाहे प्लांट्स हों, कोई भी हो, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर हो, सेकेंडरी कंज्यूमर हो, तो बायोमास बन जाता है। तो अब उसको डीके करने का जो काम करते हैं, देखो ये जो चीज़ सड़ रही है उसको हम बोलते हैं डेट्रिटस, और जो इस पर फीड करते हैं उनको हम बोलते हैं डेट्रीवोरस, ठीक है। डेड एंड डिकेइंग मैटर आर फेड ऑन बाय डेट्रीवोरस, ऑल्सो नोन एज सैप्रोफाइट, जो डेड और डिकेइंग मैटर में अपना न्यूट्रिशन निकालते हैं। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंगस, अर्थवॉर्म्स, ये सब आते हैं, ठीक है। डीएफसी इज डिपेंडेंट ऑन ग्रेजिंग फूड चेन में डिपेंड करती है। एंड ये किस तरह से होता है, और डिकम्पोजिशन फास्ट कब होता है, स्लो कब होता है, थोड़ा सा पता होना चाहिए डेट्रिटस का। फास्ट तब होता है जब टेम्परेचर ज़्यादा हो, गर्मियों में जल्दी चीज़ें सड़ जाती हैं। नाइट्रोजन अगर कंटेंट ज़्यादा हुआ तो डिकम्पोजिशन का रेट हाई होगा। लेकिन अगर जो हमारा डिकेइंग मैटर है डेट्रीवोरस, अगर वो लिग्निन और चिटिन में रिच होगा तो उस केस में जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है वो स्लो रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी इसमें स्टेजेस क्या होती हैं, यानी कि जो डेट्रिटस होता है वो किस तरह से फाइनली वो हमारा सॉइल में मिक्स हो जाता है, स्टेजेस आपको पता होना चाहिए।
तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, तो सबसे पहले तो इसमें फ्रैगमेंटेशन होगा नहीं, वो चीज़ें मतलब एक छोटे छोटे फ्रैगमेंट में टूटेगा। देन लीचिंग नहीं लिखा है, लीचिंग, ठीक है, पहले लीचिंग होगा, देन आपका कैटाबॉलिज्म होगा, देन ह्यूमिफिकेशन होगा, देन मिनरलाइजेशन होगा। अब ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, जहाँ पर डार्क कलर का एमॉर्फस सॉलिड कंपाउंड क्या होता है, सब्सटेंस जो होता है, ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है बायोमास के अराउंड। तो ह्यूमस के बारे में आपसे क्वेश्चन बन जाता है। ह्यूमस क्या होता है, डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस होता है ये, ठीक है, हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शंस, इसका जो डिके होता है वो स्लो होता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है, तो सक्सेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू इकोसिस्टम। अगर नया इकोसिस्टम बन जाए, अब नया इकोसिस्टम दो तरीके से बन सकता है। पहले कुछ नहीं था वहाँ पे, अब बन गया है। पहले कुछ था, अब वो उसकी जगह कुछ और आ गया है। कुछ नहीं था यानी बेयर रॉक से शुरू होकर बना है पूरा इकोसिस्टम, प्राइमरी सक्सेशन। अगर कुछ था, कुछ हो गया, आग वाग लग गई, जैसे कि यूएसए है, आग लग गई जंगलों में, अब फिर से वहाँ वेजिटेशन ग्रो करेगा सब कुछ, तो उसको सेकेंडरी सक्सेशन बोलेंगे, ठीक है। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बेयर रॉक। पाइनियर स्पीशीज इंक्लूड लाइचेंस एंड मॉसेस। पाइनियर स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो उस बेयर रॉक में सबसे पहले एग्जिस्ट करती हैं, वो ही इस रॉक को तोड़ेंगी, उसको उससे मिट्टी बनाएंगे और उस मिट्टी में वेजिटेशन ग्रो होना शुरू होगा। लाइचेन हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर भी होता है जो क्लाइमेट चेंज के बारे में बताता है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताता है, प्लस इसी से लिटमस पेपर भी बनता है जो कि एक पर्पल कलर की डाई होती है। सोयल इज फॉर्म्ड बिफोर द प्लांट्स कैन ग्रो, ठीक है। और मॉजेस क्या होते हैं, मॉजेस आपकी फ्यूनेरिया जो होते हैं, ठीक है, अगर आपको याद हो, ब्रायोफाइटा फाइलम है ना। नो प्रीवियस लाइफ टेक्स मोर टाइम, बहुत टाइम ले लेता है, बिकॉज कुछ था नहीं, तो धीरे 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 बहुत टाइम में डेवलप होता है। और जो आखिरी स्पीशीज़ यहाँ बन के निकल के आती है उसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं। जहाँ से शुरुआत होती है पाइनियर और जो फाइनली बन जाता है उसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सक्सेशन की अगर बात करें, अकर्स वेयर देयर प्री एग्जिस्टेड एन इकोसिस्टम, पहले से इकोसिस्टम था, अकर्स आफ्टर अ फॉरेस्ट फायर, सोइल इज ऑलरेडी प्रेजेंट बिफोर हैंड, टेक्स लेस टाइम दैन द प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। नाउ पाइनियर मैंने आपको बता दिया, पाइनियर जो आपकी कम्युनिटी होती है यानी जो शुरू करती है उसको हम सेरल कम्युनिटी भी बोलते हैं, और जो एट द एंड बनती है उसको हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं, ऑलराइट। नाउ व्हाट इज इकोटोन, तो दो इकोसिस्टम के बीच का जो जोन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये लैंड है, ये आपका सी है, इसके बीच का जो जोन होगा वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सबसे मैक्सिमम होगी और उसको हम बोलते हैं इकोटोन, ठीक है। जैसे ये आपका लैंड है, ये वाटर वाला है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी होगी, क्योंकि यहाँ पर वो रह सकते हैं जीव जो लैंड में भी रह सकते हैं और जो पानी में भी रह सकते हैं, ठीक है, इसको इकोटोन बोलते हैं। और इकोलॉजिकल नीश क्या होता है, तो नीश वो होता है हैबिटेट एंड द रोल एंड द फंक्शंस ऑफ एनी स्पीशीज एंड इट्स इकोलॉजिकल नीश। देखो, हैबिट और हैबिटेट में अंतर पता होना चाहिए। हैबिट का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ा कि वो क्रिप्टोगैम होते हैं, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ा कि भाई वो एम्फीबियंस होते हैं प्लांट किंगडम के, उनमें क्या नहीं होते हैं, जो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं वो नहीं होते, जाइलम फ्लोएम वगैरह, तो वो उनका हैबिट है, वो उनकी प्रॉपर्टी है। हैबिटैट का मतलब होता है वो कहाँ रहते हैं, ठीक है। और अगर उनका हम उसमें रोल भी ऐड कर दें कि वो क्या रोल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उस हैबिटैट में, उसको इकोलॉजिकल नीश बोलते हैं। क्लियर है। अ पॉपुलेशन दैट इज अडेप्टेड टू लोकल एनवायरमेंट कंडीशन इज कॉल्ड एज इकोटाइप। पर ये क्या है, पीपीएम क्या होता है, यूनिट, इट इज अ यूनिट मेजर टू यूज टू मेजर द कंसेंट्रेशन ऑफ कंटामिनेंट्स इन सॉइल एंड सेडिमेंट, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी आते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बाद में देखेंगे, रुक जाओ। पहले हम यूट्रोफिकेशन के बारे में समझते हैं। यूट्रोफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, तो जब किसी वाटर बॉडी का मिनरलाइजेशन हो जाए, उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के मिनरल्स ऐड हो जाएं, तो उसकी वजह से वेजिटेशन की एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है। उस एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी वेजिटेशन की, उससे क्या होगा, उससे जो इस पानी की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इस पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, घुला हुआ ऑक्सीजन कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, अब ये पेड़ पौधे वेजिटेशन ग्रो होगा, वेजिटेशन मरेगा भी तो, और जब सड़ेगा तो सड़ाने के लिए बैक्टीरिया आएगा डीके करने के लिए, डेट्रिटस फूड चेन, और वो क्या कंज्यूम करेगा, ऑक्सीजन। जो बाकी का वेजिटेशन है, जो अच्छा वेजिटेशन है, जो फिशेस को चाहिए, वो नहीं ग्रो कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, एल्गल ब्लूम होगा, एल्गे की ग्रोथ हो जाएगी, और इस एल्गे को फिनिश करने के लिए बैक्टीरिया आएगा, और बैक्टीरिया ऑक्सीजन ले लेगा। तो जब बैक्टीरिया ऑक्सीजन ले लेगा तो इनके लिए जो पेड़ पौधे, इनके लिए ऑक्सीजन बचेगा नहीं, यानी कि डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी, इसलिए जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, बीओडी, वो बढ़ जाएगी। तो ये खराब होता है यूट्रोफिकेशन, किसके लिए, हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए। यूट्रोफिकेशन क्या है, जब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के यहाँ पर मिनरल बढ़ जाए। कैसे मिनरल बढ़ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल ये है
खेत है, खेत में खाद लगाते हैं, यूरिया के NPK होता है उसमें, ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। अब मान लो कि यहाँ ये बगल में लेक है, अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ से खेत से पहुँच नहीं जाएगा यहाँ पर ये ठीक है, मिनरल्स पहुँच जाएंगे यहाँ पर, तो ओवर ग्रोथ हो गया, ठीक है। तो इस एल्गल ब्लूम की वजह से, ठीक है, ज़्यादा अलगे ग्रोथ की वजह से BOD बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो दिक्कत कर देगा, ठीक है। क्लियर है चीज़। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में आ जाते हैं। वैसे तो ये हम लोग, मैंने आपको रिवाइज़ करवा दिया था आई थिंक, जो 5 ईयर प्लान देख रहे थे उसमें, लेकिन फिर से देख लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहली बार मैक्सिको, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में आया था। तब तक हम PL 480 स्कीम के तहत, पब्लिक लॉ 480 की स्कीम के तहत वीट गेहूँ इंपोर्ट कर रहे थे USA से। देन हमने इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया थर्ड 5 ईयर प्लान के टाइम पे, मिड 1960s में पहला फेज़, और दूसरा फेज़ आया मिड 1970s के टाइम पे। तो रिच एंड एफ्लुएंट स्टेट ऑफ तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, आंध्रा में ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया। और सेकेंड फेज़ को इंट्रोड्यूस किया गया, शिफ्टेड टू वेट कल्टीवेशन एंड ड्राई एंड, जो ड्राई और सेमी एरिड एरियाज़ हैं वहाँ पर। इसका मेन जो पर्पस था वो ये था कि सस्टेनेबल अब एग्रीकल्चर करना है। पॉजिटिव्स क्या थे ग्रीन रेवोल्यूशन के? मैकेनाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का, फूड सरप्लस कंट्री बन गया, इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा अब हमको, वीट एक्सपोर्ट करते हैं अब हम तो, ठीक है। इनकम इंक्रीज हो गया। नेगेटिव्स क्या थे? ग्राउंड वाटर का लेवल, एक बटन दबाया धक्के से पानी निकला है ट्यूबवेल से, तो ग्राउंड वाटर लेवल कम हो गया, ठीक है। सॉइल, क्योंकि अब ज़्यादा सब्सिडी में एकदम ट्यूबवेल लगे हुए हैं, तो फिर ज़्यादा पानी लोग डालने लगे, ज़्यादा पानी डालने लगे, तो उसकी वजह से सॉइल की एल्कलिनिटी बढ़ गई, क्योंकि पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन उसमें जो प्रेजेंट जो मिनरल्स हैं, सॉल्ट हैं, वो तो नहीं इवेपोरेट होंगे। और एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर की वजह से भी क्या हुआ, सॉइल हेल्थ डिग्रेड हो गई, ठीक है। ये टर्म विलियम गॉड ने दिया था सबसे पहले, और फादर बोलते हैं नॉर्मन बोरलॉग को, इंडिया में फादर बोलते हैं MS स्वामीनाथन जी को, ये लिखा हुआ है MS स्वामीनाथन जी को बोलते हैं। नॉर्मन बोरलॉग को पीस प्राइज़ मिला था, ध्यान रखना, 1970 में, 1970 में। बाकी रेवोल्यूशन है, जैसे ब्लैक आपका पेट्रोलियम, ब्लू फिश, ब्राउन लेदर, ठीक है, गोल्डन फ्रूट एंड हनी, ग्रीन तो हमने देख लिया फूड ग्रेन, ठीक है। ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर, पिंक अनियन, रेड रेवोल्यूशन मीट एंड टोमेटो, सिल्वर एग, वाइट मिल्क, आपको पता है इसको हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। इसके फादर डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इनकी ऑटोबायोग्राफी है द मैन हु मेड एलिफेंट डांस, ठीक है। और येलो रेवोल्यूशन है ऑयल सीड से एसोसिएटेड, एवरग्रीन रेवोल्यूशन है आपका सबसे एसोसिएटेड। अब इसके फादर हम किसको बोलते हैं? सैम पित्रोडा को बोलते हैं। ब्लू रेवोल्यूशन का फादर किसको बोलते हैं? हीरालाल चौधरी को बोलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इससे भी बेसिक सा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। यूट्रोफिकेशन समझ लिया हमने। और ये क्या है अब? तो एक्चुअल में ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, 1972 का। इसमें ध्यान रखना टोटल 6 शेड्यूल्स हैं, 6 शेड्यूल्स हैं। पहले वाले में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन है, 5वें वाले में सबसे कम है, यानी कि यहाँ पहले वाले में जो है उनको पोचिंग अलाउड नहीं है, 5वें वाले में अलाउड है, 6वें वाले में एनिमल्स नहीं बल्कि प्लांट्स हैं, जिनको फ्लोरा बोलते हैं, एनिमल्स को हम फौना बोलते हैं। वेट लैंड के कंजर्वेशन के लिए हमारी 2 स्कीम चल रही हैं, एक तो अमृत धरोहर स्कीम और मिष्टी स्कीम। मिष्टी, एम से मैनग्रूव, ठीक है। अमृत धरोहर और मिष्टी, ये किसके लिए? मैनग्रूव कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। अब एनर्जी की अगर बात कर लें थोड़ी सी, है ना, एक सेकेंड, पहले एनर्जी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एनर्जी के कितने क्या सोर्सेज होते हैं? तो 2 सोर्सेज होते हैं, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में भी 2 होते हैं, कमर्शियल, नॉन कन्वेंशनल का मतलब है जो पुराने टाइम से हम यूज़ करते आ रहे हैं। हाँ, अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, बीच में इसलिए बता रहा हूँ, शुरू में इसलिए नहीं बताता बिकॉज शुरू में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं, है ना। तो बीच में ये है कि भाई अगर क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मतलब कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहते हैं, तो ये व्हाट्सएप नंबर है 8840286735, ठीक है। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा ही है लेकिन, ठीक है। आपको कुछ भी सच प्रॉब्लम हो, ये मेरा ही व्हाट्सएप नंबर है 88 40 28 67 35 8840286735। लेकिन प्लीज़ मतलब देखो, आप मैसेज कर दो, लेकिन ये एक्सपेक्ट करके मत करना कि मैं आपका रिप्लाई करूँगा, बिकॉज आप जानते हैं मैं ऐसा नहीं कि मैं अकड़ू हूँ, है ना, मैं घमंडी हूँ, ठीक है। बस ये है कि टाइम यार मिलता नहीं है, ठीक है। टाइम मुझे मिलता है तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ। मैं नंबर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी आपको बहुत एंग्जाइटी होगी, बर्डन होगा, तो आप, होता ही है कि जब हम किसी को बता देते तो हमारा मन हल्का हो जाता है, ठीक है। तो मैं पढ़ लूँगा तो आप समझ जाइए कि सर ने पढ़ लिया है। सर मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि सर अकड़ू हैं, सर देख के रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, कुछ कारण होगा। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि मैं मैसेज देख लिया, कोई काम याद आ गया, किसी ने कॉल कर दिया, किसी ने बुला लिया, ठीक है। तो कई बार हमें लगता है कि ना यार इसने मैसेज देख के मेरा रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो कुछ कारण होगा, आप ये बिल्कुल मत समझिएगा। मुझे पूरी रिस्पेक्ट है, आप जो भी मैसेज करते हैं, बहुत लोग मुझे पता है मैसेज करेंगे सर एंग्जाइटी हो रही है, जबकि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। जो मैं कर सकता हूँ, मैं सुबह के टाइम आज मैंने किया, कल मैं कराऊंगा, एंड दैट इज़ के मेडिटेशन वगैरह वो मैं आपको करवा रहा हूँ, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ ना। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि बेटा ये दवाई खा लेना, इससे एंग्जाइटी कम हो जाएगी, है ना। सिंपल सी बात है। जैसे योग निद्रा आप कर सकते हो, वो मैं वीडियो में आपको बताऊँगा, जो भी एक रात को अपलोड होगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा,
ठीक है, तो आप बता सकते हो बिल्कुल, नो डाउट, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग मैसेज करते हो कि सर ये वो, ठीक है। लेकिन मैं इसीलिए नंबर दे रहा हूँ, शुरू में इसलिए नहीं दिया था बिकॉज काफ़ी लोग है ना फिर नॉन सीजीएल मेंस वाले भी स्टूडेंट रहते हैं, क्योंकि इसलिए है ना, तो और नॉन सीरियस स्टूडेंट रहते हैं, तो आप मैसेज कर सकते हैं। और बस एंग्जाइटी सभी को है, लेकिन आप अपना धैर्य मेंटेन करके रखिए, ठीक है। सभी को एंग्जाइटी है यार, और काफ़ी लोग यार काफ़ी दूर दूर सेंटर गए हैं, आई नो, बट वही अपना पीस ऑफ माइंड मत खोइएगा कुछ भी करके, कि भाई एक डीप ब्रीथ लेना है एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले। बीच में आपको कभी एकदम से एंग्जाइटी होने लगती है तो आपको डीप ब्रीथ लेना है ना, तो मतलब एकदम कामनेस मेंटेन करके रखनी है। और मतलब अगर दिक्कत हो तो भगवान को याद कर लेना, भगवान को नहीं तो मुझे याद कर लेना फिर, कि हाँ सर ने क्या बोला था कि डीप ब्रीथ करना है ना। कोई दिक्कत नहीं होगी, आई एम ऑलवेज विद यू। कभी भी कोई अगर हो तो आप मैसेज कर सकते हो, पूरा कोशिश करूँगा, अगर मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ तो आई विल। और ऑल इट, तो एनर्जी के सोर्सेज पे आते हैं। तो कन्वेंशनल मतलब जो हम बहुत पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल का मतलब है जो हम बहुत पहले से नहीं अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो कमर्शियल में आ जाते हैं हमारे जैसे कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। नॉन कमर्शियल में आते हैं जैसे फायरवुड, स्ट्रॉ एंड ये सब आते हैं जो अभी हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल में ये नॉन कमर्शियल है। अभी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल मुझे नहीं पता इस तरह से पूछेगा, लेकिन रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल आपको पता होना चाहिए। रेन्यूएबल का मतलब होता है जो जिनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो होता है। अभी सनलाइट ऐसा नहीं कि मैंने यूज़ कर ली तो तुम्हारे लिए कम पड़ जाएगी, इसका मतलब है सनलाइट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो है। तो ये सब एनर्जी हमारी रेन्यूएबल है, बल्कि ये नॉन रेन्यूएबल है, ठीक है। एंड न्यूक्लियर एनर्जी के रिगार्डिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कैसे हम यहाँ पे जो 92U235 है उसमें न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करवाते हैं। बेरियम और क्रिप्टन गैस, ये गैस निकलती है यहाँ पे, बेरियम निकलता है, क्रिप्टन निकलती है, प्लस 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। यहाँ पर जब हम एनर्जी इस तरह से जनरेट करते हैं तो हम हैवी वाटर का यूज़ करते हैं, दैट इज़ D2O। हार्ड वाटर अलग होता है जिसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम के सॉल्ट होते हैं। हैवी वाटर हो गया, ग्रेफाइट हो गया, इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो कंट्रोल रॉड्स होती है उसमें हम कैडमियम का यूज़ कर लेते हैं, फिर बोरॉन रॉड्स का हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मार्श गैस क्या होती है? मीथेन को मार्श गैस बोलते हैं। एंड मीथेन तो हो गया है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ हमारा आखिरी टॉपिक है। इसमें आपको नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व सब पढ़ने होते हैं, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। इन सितु क्या होता है? इन सितु कंजर्वेशन होता है जहाँ पर जो जानवर रह रहा है उसका वहीं पे कंजर्वेशन कर दो। एक्स सितु का मतलब कहीं उठा के ले जाओ फिर उसका कंजर्वेशन करो। जैसे जूलॉजिकल पार्क हो गया, बोटानिकल गार्ड हो गए, जू हो गया, चिड़ियाघर, ये सब एक्स सितु होते हैं। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व भी आपके इन सितु होते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व आपको ये पता होना चाहिए, और नेशनल पार्क ये अच्छे से एक बार कर लीजिएगा। इसमें क्या ही बार बार उसको रिपीट करूँ, लेकिन आप इसको एक बार चार्ट को अच्छे से देख लीजिएगा कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है, बिकॉज टायर 1 में क्वेश्चन आए थे। ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ये टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है उसके तहत 12 हैं, 12 हैं, ठीक है। टोटल आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, लेकिन मैप प्रोग्राम में 12 हैं। एक बार इसको अच्छे से कर लेंगे, बाकी ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी आपके लिए, बिकॉज से क्वेश्चन भी नहीं आए, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज़। और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है 3 जोन में इसको डिवाइड करते हैं, कोर, बफर और ट्रांजिशन। कोर होता है जहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है अलाउड। ट्रांजिशन होता है जहाँ पे ग्रेजिंग वगैरह थोड़ा अलाउड होता है। और कोर ये बफर जोन होता है। और ट्रांजिशन जोन में आपका कैटल ग्रेजिंग अलाउड होता है, और बफर जोन में लिमिटेड एक्टिविटी अलाउड होती है, ठीक है। कोर में तो बिल्कुल एक्टिविटी नहीं, आपका बफर में थोड़ा बहुत, और ट्रांजिशन में कैटल ग्रेजिंग वगैरह और ह्यूमन हैबिटेशन अलाउड होता है यहाँ पे, ठीक है। ये भी शायद पूछे, बस डायरेक्टली नाम पूछता है कि जैसे फॉर एग्जांपल सर इसका कहाँ पर है, तो राजस्थान में है ना। उड़ीसा में जैसे कि सिमलीपल है, यहाँ पर अभी पहला मेलेनिस्टिक टाइगर रिजर्व खोला गया है सिमलीपल पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा इसको, मेलेनिस्टिक टाइगर, है ना। और ये जो पेंच वाला है, जो महाराष्ट्र एमपी के बॉर्डर में है, पेंच वाला, पहली डार्क स्काई सेंचुरी यहाँ पे ओपन करी गई है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में सिर्फ 2 ही, एक तो केवला देव घाना है, और यहाँ पर आपका ये है, कहाँ गया वो, नहीं लिखा है क्या इसमें, ये आपका केबुल लैमजाओ में, जो केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क है, यहाँ पे जो लोकटक लेक है, ठीक है। लोकटक लेक जो है ये भी आपका किस में है, इसी में, ये आपका क्या बोलते हैं कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, ठीक है। कंचनजंगा सबसे वर्ल्ड की सबसे ऊंची यूनेस्को की मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना। तो ये सारे एक बार देख लेंगे कि कौन सा किस स्टेट में है। थैंक यू।